हाँ जी, कैसे हैं सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेहनत कर में। हम मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा कर रहे थे और हमने अकबर को स्टार्ट कर दिया था। अकबर का अगर हम रिवीजन करें तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म पंजाब में वीर साल के महल में हुआ था। शुरुआती दौर में वो वीर साल पर रहा और फिर 5 साल का जब वो हुआ तो फिर वो काबुल में अपने हुमायूं के पिताजी के पास चला गया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो वो शासन में आया, राज्याभिषेक उसका कालानौर में हुआ और 1556 में अफगानों से उसकी एक बहुत तगड़ी लड़ाई हुई जिसको हम जानते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से। 1556 में युद्ध हुआ अकबर और आदिल शाह के बीच में। आदिल शाह की साइड से लड़ रहा था हेमू और इधर अकबर की साइड से लड़ रहे थे बैरम खान। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और 1556 में फिर दोबारा से अफगानों को जैसे तैसे हरा के मुगलों ने अपनी नींव पक्की रखी। उसके बाद 1556 से 1560 तक अकबर क्योंकि अल्पायु था तो सारा मुगलों की जो बागडोर संभाली वो बैरम खान ने संभाली। लेकिन इस बीच बैरम खान इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि बाकी के जितने भी सूबेदार अधिकारी थे उनको लगने लगा कि एक बैरम खान इकलौता ऐसा पावरफुल इंसान बनता जा रहा है जिस पर सारी पावरें आती जा रही है, सारी ताकतें आती जा रही है। सिर्फ वही ऐसा जता रहा है कि सिर्फ वही मुगलों को समझता है, वही मुगलों को आगे लेके जा सकता है, हम तो पागल है। इसलिए उन सब ने मिलकर अकबर के कान भरने शुरू किए। इन सब में सबसे ज्यादा कोई आगे थी तो वो थी महामंगा। अब अकबर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो अकबर को भी समझ आ रहा था कि फाइनली बादशाह तो मैं हूं तो सारे डिसीजन लेने का अधिकार मेरे को है। तो 1560 में जैसे तैसे वो आगरा से दिल्ली जाता है और दिल्ली जाके अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है और अपने सारे अमीर और कुलीनों को बोलता है कि आगरा से दिल्ली आओ और मेरे सारी आप बादशाहत कबूल हो। सब जाके अकबर की बादशाहत कबूल लेते हैं। तब जाके बैरम खान को रियलाइज होता है कि हाँ मैं कुछ ज्यादा ही दम्भी बन रहा था, मैं अपने आप को ज्यादा ही पावरफुल समझने लगा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। 1560 का तिलवाड़ा का युद्ध होता है, उसमें बैरम खान हारने के बाद शर्त अनुसार जब हज यात्रा पर जा रहे होते हैं तो गुजरात में मुबारक खान उनकी हत्या कर देता है। फिर 1560 से 1562 तक जो ये समय रहा हमारा इतिहास का, इसको पेटीकोट का शासन बोलते हैं, हरमदल का शासन, महिलाओं का शासन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दिनों अगर मुगलों की किसी के हाथ में अगर अकबर को किसी ने कंट्रोल करके रखा तो वो थी महामंगा। और महामंगा क्योंकि ये बहुत ही चतुर और चालाक, लोमड़ी जितनी चालाक वो एक लेडी थी जिसने अकबर को अपनी मुट्ठी में रखा। इसलिए 1560 से 1562 तक को हम हरमदल का काल या पेटीकोट का काल कहते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था। फिर उससे अगले लेक्चर में हमने देखा था कि 1562 में जब अकबर को ये चीज रियलाइज हुई कि यार जब से मैं गद्दी पे बैठा हूं कभी बैरम खान अपने पास पावर ले जा रहे थे, कभी ये महामंगा, तो मैं कब अपने काम करना शुरू करूंगा। तो 1562 से वो लगभग बहुत बड़े लेवल पर सामाजिक सुधार करने शुरू कर देता है जो हमने पढ़े थे। 1562 में सबसे पहले वो दास प्रथा को खत्म कर देता है। दास प्रथा पूरी तरह से मुगलों अजम से खत्म हो जाती है। 1563 में से तीर्थ यात्रा से कर हटा देता है। 1564 में वो जजिया कर समाप्त कर देता है। 1571 में राजधानी अपनी फतेहपुर सीकरी बना देता है। 1575 में इबादत खाना बनाता है। 1578 में उसको सबको लिए अलाउ कर देता है। 1569 में मजहर की घोषणा कर देता है। 1581 में एक नया धर्म चलाता है, दीन इलाही, और 1582 में एक नया कैलेंडर चलाता है, इलाही संवत। ये सारे उसके कुछ सामाजिक सुधार हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिनका हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से रिवीजन तो अभी किया है, लास्ट लेक्चर में तो हमने इन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमारा अकबर पर लेक्चर नंबर 3 शुरू होता है। अब देखिए, अकबर इतना महान बादशाह बना, आज तक के इतिहास का सबसे महान बादशाहों में से एक है। ठीक है, क्या था उसके अंदर ऐसा जो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्या था उसके अंदर कि भाई वो इतना महान मुगल बादशाह बना। सबसे पहली चीज जो उसके अंदर अच्छी थी वो ये कि वो धर्मों में विभाजन नहीं करता था। जैसे आज के समाज में भी आप देखेंगे, चल तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू गरीब है, तू अमीर है, तू काला है, मैं गोरा हूं, तू पंडित है, तू चमार है, आज भी हो रहा है। इससे समाज में बहुत सारा भेदभाव हो जाता है, लोग बट जाते हैं अपने समाज में और फिर उनमें लड़ाइयां होती हैं। अकबर जानता था कि अगर मैं इसी रीति से अगर शासन करूंगा तो मैं अपने ज्यादा पैर नहीं पसार पाऊंगा, इसलिए उसने सभी धर्मों के लोगों को अपने दरबार में जगह दी और उनका सम्मान किया। और जब आप सामने वाले का सम्मान करेंगे तो 110% आप मान के चलिए वो भी आपका सम्मान करेगा।
ठीक है, किसी के सींग थोड़ी नहीं लग रही कि आप उसको प्यार से देख बात कर रहे हो और वो आपको गाली देगा, देगा ही नहीं। जब आप उससे प्यार से बात करेंगे वो भी आपसे प्यार से ही बात करेगा। तो अकबर तो इतना बड़ा मुगल बादशाह था, और अगर वो अपने छोटों से प्यार से बात करेगा तो छोटों की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि अकबर से वो गलत बोल जाए। ठीक है, तो अकबर एक सेक्युलर धर्म निरपेक्ष राजा था। वो जानता था कि हर किसी को अपना स्वाभिमान प्यारा है, हर किसी की अपनी इज्जत होती है। भाई तुम में भी देखो ना, अगर दोस्तों के सामने मम्मी डांट दे तो तुम सोचते हो ले यार मेरे तो दोस्तों के सामने मम्मी ने डांट दिया, है ना, होता है ऐसा 12वीं तक। अकबर जानता था भाई सबकी अपनी इज्जत है, सबको इज्जत के साथ ही बुलाना है, इज्जत के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते करके ही बिठाना है, और सबको किसी की बेइज्जती नहीं करनी। सबसे अच्छी उसकी आदत यह थी कि वो व्यक्तियों का सम्मान करना जानता था। ठीक है, अच्छा हमें कैसे पता चलता है कि वो सभी धर्मों को बराबर लेके चलने वाला व्यक्ति था? कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप कैसे इस चीज को बता पाएंगे कि अकबर एक सेक्युलर राजा था। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अकबर के समय हिंदू धर्म के सबसे बड़े विद्वान थे पुरुषोत्तम दास और कुंभल दास। अकबर को पता चला इन दिनों अगर हिंदू धर्म के सबसे बड़े कोई विद्वान है जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वो है पुरुषोत्तम दास और कुंभल दास। अकबर ने उन्हें अपने महल में बुलाया और उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए। ठीक है, इससे पता चलता है वो हिंदू धर्म से कोई खास बहुत ज्यादा कट्टरपंथी नहीं रखता था। दूसरा, जैन धर्म के उन दिनों सबसे बड़े विद्वान थे हरिविजय सूरी। इनको बुलाया और अपने दरबार में सम्मान दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका सर्व सम्मान किया गया। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रसार उन दिनों अपने चरमोत्कर्ष पर था, और उस समय ईसाई धर्म का अगर सबसे बड़ा कोई विद्वान था वो था इका बीबी। भी लिखा मिलता है कहीं, इका बीबी। इनको अपने महल में उन्होंने जगह दी। उसके बाद अगर हम ईसाई धर्म के बाद आए, मुस्लिम धर्म, उन दिनों मुस्लिम धर्म के अगर सबसे बड़े कोई पुरोहित थे तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। बहुत बड़े मौलाना थे शेख सलीम चिश्ती, बहुत फैन फॉलोइंग थी इनकी। और अकबर इनसे तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था, जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या था? सलीम। तो अकबर इनसे तो इतना प्रभावित हुआ था, इन मौलवी की अपने बेटे का नाम भी उसने क्या रखा था? सलीम। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सलीम नाम कहां से आया था? तो अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, मौलाना थे, और अकबर उनसे इतना प्रभावित था कि इसलिए अपने बेटे का नाम अपनी इन पे रखा था। उसके बाद देखिए, अब मैं बात करूं इसकी सिख धर्म की। सिख धर्म के चौथे गुरु हम सब जानते हैं, रामदास हुए। पहले गुरु जी हुए थे गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, फिर गुरु गोविंद, हरि किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद। ये 10 गुरु हुए सिख धर्म में। जो चौथे गुरु थे रामदास, वो चल रहे थे अकबर के समय। अकबर का बहुत अच्छा खासा रिश्ता था रामदास जी से, बहुत ही जबरदस्त रिश्ता था रामदास जी से, समझे। देखिए, सारे धर्मों के पुरोहित को उसने अपने आप बुलाया, अपने दरबार में बड़ी बड़ी उनको सम्मान दिया। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुला के सम्मान दे देंगे और एक साथ अगर अपने पास इकट्ठा कर लेंगे तो आपका कोई विरोध कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। ठीक है, और तो और पारसी धर्म भी पैर अच्छे कहां से फैला रहा था, और पारसी धर्म के उन दिनों पुरोहित थे दस्तूर मेहर जी। इनका भी बहुत अच्छा खासा नाम था, पारसी धर्म के अच्छे खासे लोग, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी इनकी। अकबर ने इनको भी अपने महल में जगह दी। ये कुछ बातें हैं जो प्रूफ करती हैं कि अकबर एक सेक्युलर राजा था, कि हर धर्म के जो विद्वान हैं, जो पुरोहित हैं, अकबर ने उनको अपने महल में जगह दी और बड़े बड़े ओहदे दिए, बड़ा सम्मान किया। ठीक है जी, तो यहां से आप बता सकते हैं, क्योंकि यहां से पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आप कैसे बताएंगे कि अकबर सेक्युलर राजा था? कोई बोलोगे थोड़ी नहीं धर्मनिरपेक्ष था, आप तथ्य दीजिए, आप बताइए। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये लोग थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। हम जानते हैं बीरबल हो गया, बीरबल महेश दास राजपूत था, टोडरमल, मानसिंह, सब हिंदू थे, और अकबर के दरबार में उनका बहुत बड़ा ओहदा था। इसका मतलब शुरुआती दौर में, जब हम उसके युद्ध पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में उसने भले ही हिंदुओं पे थोड़ा कहर उठाया,
उनके साथ नरसंहार किया, लेकिन बाद में जब उसकी शादी हो गई थी हरकाबाई से तो उसका नेचर बदलना शुरू हो गया था। ठीक है जी, तो ये सारा लिख लेना। अब देखिए इसके बाद हमें जो मेन चीज समझनी है वो अकबर का टैक्स सिस्टम, बहुत मेन चीज होती है जी। देखिए आज भी गवर्नमेंट को अगर टैक्स ना मिले तो देश ठप हो जाएगा। हर देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है कि उसका टैक्स सिस्टम कैसा है। अकबर का टैक्स सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। सबसे पहले देखिए 3 तरीके के इसके टैक्स हुआ करते थे। एक टैक्स का नाम था जाब्ती प्रणाली, दूसरे को हम बोलते थे कनकूत प्रणाली, और तीसरे को हम बोलते थे आईना ए दहसाला प्रणाली। सबसे पहले इसको समझिए, आईना ए दहसाला प्रणाली। ये 3 तरीके थे जिन तरीकों से अकबर टैक्स लिया करता था जमीन पर किसानों से। ठीक है, अब जाब्ती प्रणाली में देखिए क्या होता था। जाब्ती प्रणाली सिंपल थी कि जितनी आप पे जमीन है, जमीन के हिसाब से आपसे उतना टैक्स ले लिया जाएगा। तो जमीन पर लगने वाला टैक्स क्या था? जाब्ती प्रणाली। किस पर लगने वाला? जमीन पर। जमीन पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाया करता था? जाब्ती प्रणाली। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। आप इसको ऐसे समझिए, एक 10 बीघा का खेत मेरा है, एक 10 बीघा का खेत आपका है। मेरा खेत जा रहा है बंजर भूमियों में, लगभग ऐसी मिट्टी के पास जहां पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, पानी की कमी है। और आपका खेत ऐसा है जहां की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है और वहां पर पानी भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब एक बात बताइए, आपकी भी जमीन 10 बीघा है और मेरी भी जमीन 10 बीघा है, लेकिन फसल किसकी अच्छी होगी? आपकी। मेरी फसल कैसी होगी? बेकार। लेकिन दोनों को टैक्स पे कैसे देना पड़ेगा? बराबर, क्योंकि किस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा? जमीन के हिसाब से। अरे जमीन अगर किसी की बराबर है तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसमें फसल भी बराबर हो। किसी की भूमि बेकार होगी, किसी की अच्छी होगी। अकबर बहुत जल्दी समझ गया कि भाई जो मेरी टैक्स लेने की प्रणाली है, जाब्ती प्रणाली, वो न्याय नहीं कर रही है लोगों के साथ। जिसकी फसल अच्छी है वो आराम से टैक्स दे देगा, और जिसपे उतनी जमीन है लेकिन उसकी अगर उपज अच्छी नहीं है वो कहां से टैक्स देगा? तो तुरंत उसको जाब्ती प्रणाली से शिफ्ट हो गया कनकूत प्रणाली पे, कि भाई मैं जाब्ती प्रणाली से टैक्स लूंगा तो इससे बहुत सारे किसानों के साथ बेवफाई हो जाएगी, सनम बेवफाई हो जाएगी। इसलिए उसने कनकूत प्रणाली शुरू करी। कनकूत प्रणाली में क्या था ना कि मैं जमीन पर टैक्स ना लेके मैं आपके फसल के आधार पर टैक्स लूंगा। फसल के आधार पे कि आपका फाइनली क्रॉप कितनी हुई है, आपकी फसल कितनी हुई है, उसका 50% मेरे को एज अ टैक्स दे दो। अच्छा, उस समय टैक्स कितना लिया जाता था? तो 1/50, मतलब लगभग आधा % टैक्स लिया ही जाता था। जितना आपकी फसल है उसका आधा चुपचाप टैक्स दे दो। ठीक है, अब देखो इसमें था क्या, कनकूत प्रणाली में फसल के बदले टैक्स लिया गया कि अब मान के चलिए आपका भी 10 बीघा है, मेरा भी 10 बीघा है, जितनी फसल मेरी हुई उसमें से मेरे को उतना टैक्स देना पड़ेगा, जितनी फसल आपकी हुई आपको उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। चलो ये ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या थी कि हर साल क्या सेम फसल होगी एक मिट्टी पे? कभी नहीं। हो सकता है किसी साल सूखा पड़ जाए, किसी साल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उतने अच्छे से काम ना करें, किसी साल बीज खराब हो जाए, XYZ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और आपकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फसल हर साल समान थोड़ी नहीं होती, कभी अच्छी हो जाती है कभी बेकार। इसलिए अकबर को समझ आया कि भाई फसल के आधार पर भी अगर मैं फिक्स कर दूंगा कि अच्छा तेरी इतनी बढ़िया फसल हुई है, अब तो हर साल मेरे को तेरी इतनी फसल होगी, तो ऑन एन एवरेज तेरी इतनी फसल होती होगी, अब तो हर साल मेरे को इतना टैक्स दियो। अगले साल आ गई बाढ़, कहां से देगा टैक्स? सारी फसल उसकी बर्बाद। तो इसमें भी गड़बड़ी हुई। तब अकबर तुरंत कनकूत प्रणाली से शिफ्ट हो गया आईना ए दहसाला। तो जब कनकूत प्रणाली से अकबर को लगा कि यार ये भी लोगों के साथ, किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है, तब उसके सबसे बड़े वित्त मंत्री थे जो सारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखते थे, उनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। ये वही टोडरमल है जो शेर शाह सूरी के दरबार से अकबर के दरबार में शिफ्ट हुए थे और बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे थे। इनको किसानी का, इनको पैसे का विभाग संभालना बहुत अच्छे से आता था। अकबर ने टोडरमल जी को बुलाया, जी टोडरमल जी इधर आओ। टोडरमल ने बोला, हाँ बादशाह बताइए कि यार हम जो टैक्स ले रहे हैं लोगों से, मेरे को तो लगता नहीं हम लोगों के साथ अच्छे से न्याय कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बताइए कि यार हम फसल के आधार पर टैक्स ले रहे हैं, अब फसल तो हर साल समान नहीं होती, लेकिन हम तो एक बार फसल देख के एक पट्टा व्यवस्था लागू कर देते हैं और इस हिसाब से हर साल उससे टैक्स लेते हैं हम। तो
टोडरमल ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इस पे काम करता हूं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। अकबर ने बोला भाई इसलिए तो तेरे को बुलाया था, हमें पता था तू हरदमर्ज का इलाज है। तब टोडरमल एक नया कंसेप्ट लेके जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आईना ए दहसाला। देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आईना ए दहसाला प्रणाली का निर्माण किसने किया था, टोडरमल। टोडरमल कौन थे, अकबर के वित्त मंत्री। इन नौरत्नों में से भी एक थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अकबर के नौरत्न थे ना, उसमें से एक टोडरमल भी थे। अब आईना दहसाला प्रणाली था क्या, ये था 10 साल का एवरेज टैक्स, 10 साल का एवरेज टैक्स। अब देखिए किसी भी चीज का एवरेज हमें बता देता है, एवरेज ना घाटा होता ना फायदा, घाटे और फायदे का जो बीच का निचोड़ होता है उसको हम बोल देते हैं एवरेज। अब देखो आईना दहसाला में टोडरमल जी ने क्या दिमाग लगाया कि हम हर जमीन पे जाके ब्यौरा लेंगे कि पिछले 10 सालों पे उसका क्या रिजल्ट रहा है। हो सकता है शुरू के 2 साल बहुत अच्छी उपज हुई हो और तीसरे साल उस पर बाढ़ आ गई हो, चौथे साल सूखा पड़ गया हो, 5वें साल बीज खराब हो गया हो, 6ठे साल उपज थोड़ी ठीक ठाक हुई हो, लेकिन 7वें साल उपज बहुत अच्छी हो गई हो। ऐसे करके हम हर बड़ी एक जमीन का जाके 10 साल का पूरा टैक्स एक डेटा कलेक्ट करेंगे कि इसमें ओवरऑल एवरेज 10 साल का क्या रिजल्ट है। 10 साल में तो आप बाहर नहीं लगा पाओगे, 1 साल में तो बोल दोगे बस सर जी क्या करें, इस साल हमारी फसल बर्बाद हो गई। ठीक है चलो फसल बर्बाद होगी, अगले साल बताओ, इस बार भी होगी, और अगले साल बताओ सर इस बार तो मेरे बेटे की शादी थी मैं वहां चला गया। अगली बार बताओ सर जी मेरे गांव में कोई जिंदा हो गया उसे देखने चला गया। अगली बार बताओ सर जी मेरा हाथ टूट गया। अगली बार बताओ सर जी इस बार तो मेरे इतने फल आए, इतने फल आए कि मुझे जमीन ढूंढने से मिल रही थी, हर जगह मुझे फल ही दिखाई दे रहे थे, है ना। अच्छा उससे अगले साल बताओ सर जी इस बार चोर लूट के ले गए मेरे। तो करते 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 10 साल का टोटल फसल देख लिया और उसके बाद उसका जो एवरेज था वो किसान पे टैक्स लगा दिया। कितना बढ़िया सिस्टम था। आप मान के चलिए आपने किसी बार घर में 5 की 5 एसी चला दी, ठीक है, आपका बिल आ जाएगा उस महीने का 50,000 गर्मी में। अगले साल आपको दिखा कि भाई अगले महीने की 50,000 आया था, आपने एसी सारी उतार के डब्बे में पैक कर दी, अगले महीने आपका बिल आया 5,000 रुपए। अब देखो वैसे बनता क्या है, एक महीना आपका बिजली का बिल आ रहा है 50,000, अगले महीने आ रहा है 5,000, लेकिन इन दोनों का एवरेज निकाल दोगे कितना आएगा, 27,000। आ गया मजा। ऐसे ही सेम आईना दहसाला 10 साल का एवरेज था कि हम आपका 10 साल का देखेंगे टोटल प्रोडक्शन कितना है और उसका जो एवरेज है उस हिसाब से आपका 50% ले लेंगे, काम खत्म। ये 3 टैक्स लेने की प्रणाली थी अकबर की जो दबा के पूछी जाती हैं। पहली जाब्ती प्रणाली जहां पर जमीन के हिसाब से टैक्स लिया जाता था, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि किसी की जमीन अच्छी हो सकती है किसी की बेकार, तो फसल बराबर नहीं होगी। फिर उसको फसल के आधार पर कर दिया, लेकिन फसल भी हर साल समान नहीं हो सकती। फिर उसको आईना दहसाला प्रणाली कर दिया जहां पर कलेक्टिवली टैक्स लिया जाता था। ठीक है जी, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अकबर ने अपनी किसानी पर बहुत ध्यान दिया था। अकबर जानता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर भारत के फार्मरों की दशा अच्छी होगी तो भारत अपने आप आगे जाएगा। आज देखिए फार्मर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, पूरा हरियाणा पंजाब दिल्ली जाम कर रखा है, गाजीपुर बॉर्डर हमारा ये पूरी तरह सील कर दिया है, पुलिस ने, आर्मी ने, सब ने। किसानों की फिर नहीं सुनी जा रही है, किसान एमएसपी के लिए बोल बोल के थक चुके हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। ठीक है, अब देखिए अकबर ने क्या करा ना, जो भूमि थी, भूमि के प्रकार मतलब अकबर के काल की जितनी भी जमीन थी उसको 4 भागों में बांट दिया गया। पहली को बोला गया पोलज, दूसरी को बोला गया परती, तीसरी को बोला गया चाचर और चौथी को बोला गया बांजर। ठीक है जी, अकबर के समय 4 तरीके की भूमि हुआ करती थी। एक होती थी पोलज, एक होती थी परती, एक होती थी चाचर, एक होती थी बांजर। 4 बार बोलोगे आंख बंद करके, मैंने 50 बार बोला कि कमरे में बंद होके पढ़ा करो और बोल बोल के याद किया करो। जो गुनगुना के याद करने की तुम्हारी आदत है ना, कभी याद नहीं होगा, बोल बोल के याद करो। पोलज पड़ती चाचर बांजर, पोलज पड़ती चाचर बांजर, पोलज पड़ती चाचर बांजर, हो गया याद है। जैसे बच्चों को याद नहीं कराते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे याद किया करो, क्योंकि याद होना चाहिए। याद होगा तभी तुरंत लिख पाओगे एग्जाम में, नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या पता आपने कितना पढ़ा है। इसलिए याद होना चाहिए सारी चीजें।
बहुत आसान है। पोलज वो भूमि थी जिस पर हर साल खेती करी जा सकती थी, मतलब ऐसी जमीन जो बहुत उपजाऊ थी। आपने देखा होगा जनरली बहुत सारी जमीनें ऐसी होती है जो उपजाऊ होती है, जिन पे हर साल आप खेती कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी मिट्टी ऐसी आती है, होती है, बहुत सारे मैदान, बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं, अगर आप उस पर हर साल फसल बोएंगे तो हर साल सेम रिजल्ट नहीं आएगा। एक साल उसको आराम चाहिए। एक साल उसे तुमने पेस्टिसाइड लगा दिया, मट्टी घुसिया दी, मट्टी बोलेगी पिछले साल तूने मेरे पे इतने ज्यादा छिड़काव ये करे हैं, तूने ये इतना सारा माल, यूरिया, अमोनिया डाला है, सांस तो लेने दे मुझे, एक साल का आराम दे। तो बहुत सारी भूमि ऐसी होती है कि एक साल तो अच्छा तुम्हें रिजल्ट दे देंगे, लेकिन दूसरे साल वहां गैप देना पड़ता है क्योंकि मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। तो ऐसी भूमि जहां 2 साल में एक बार अच्छा रिजल्ट आता था, उस भूमि को अकबर ने बोला पड़ती। अच्छा, उसने इस भूमि की क्यों प्रकार बांटे? सो दैट वो उस हिसाब से टैक्स ले सके। पोलज भूमि ऐसी भूमि है जिसपे हर साल फसल अच्छी हो रही है, तो पोलज वालों से हर साल टैक्स लिया जाएगा। परती भूमि ऐसी है जहां पर 2 साल में एक बार फसल अच्छी हो रही है, तो इन पे 2 साल में एक बार अच्छे से टैक्स लिया जाएगा। चाचर भूमि ऐसी थी जहां पर 4 साल में खेती एक बार अच्छी होती थी, 4 साल में, ये एवरेज ही निकाला गया है। तो चाचर भूमि उस भूमि को बोला गया जहां पर 4 साल में ऑन एन एवरेज एक बार फसल अच्छी हुआ करती थी। और बांजर भूमि वो थी जो बंजर थी, जो क्या थी? बंजर, मतलब जहां पे किसी भी तरीके की फसल हो ही नहीं सकती। जैसे बालू मिट्टी, आप राजस्थान में जाइए, मारवाड़ के एरिया में, मेवाड़ के एरिया में आप जाइए, पूरा मारवाड़ बालू मिट्टी से भरा पड़ा है, कैक्टस ही मिलेंगे वहां पर, और कुछ मिलेगा ही नहीं, वो भी कांटेदार, है ना। जाएंगे तो चुभ जाएगा और उनमें से दूध निकलता है, मिल्क सा वो निकलता है, ठीक है। तो रेगिस्तानी मिट्टी पे आप क्या करोगे? तो जो मिट्टी बिल्कुल बांजर होती थी, ये बांजर मिट्टी वो थी जो बिल्कुल अनुपजाऊ थी, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में आप फार्मिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो अकबर ने अपने समय में भूमि को 4 भागों में बंटवा दिया था, पोलज, पड़ती, चाचर, बांजर। पोलज भूमि वो कही गई जिसपे हर साल बढ़िया फसल हुआ करती थी। पड़ती भूमि वो जिसमें 2 साल में एक बार रिजल्ट अच्छा आया करता था। चाचर भूमि वो हुआ करती थी कि जिसमें 4 साल में एक बार खेती अच्छी होती थी, 3 साल उसकी मिट्टी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती थी। तो अकबर ने उसी हिसाब से ऐसे फार्मरों पर टैक्स लगा दिया कि जिस साल आपकी फसल अच्छी होगी उस साल आप इतना टैक्स देंगे, बाकी जब नॉर्मल होगी तो आप इतना इतना देंगे। बंजर मिट्टी जिनके हिस्से में आती थी, अकबर उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेता था। ठीक है जी, ये व्यवस्थाएं आज भी हमारी सरकार ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करती है। उसको नहीं मतलब आपका उपज हुआ है या नहीं, वो आपसे टैक्स लेगी तो लेगी। ठीक है जी, तो अकबर इसलिए इतना आगे गया। ठीक है जी, ये अकबर का टैक्स सिस्टम है, याद रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में भी देख लो, यहां से भी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखिए, सिख धर्म के पहले गुरु है गुरु नानक देव, जिन्होंने इसकी स्थापना करी। और गुरु नानक देव का वो समय था जब बाबर लगभग पैदा हुआ था, तो ये एक दूसरे के लगभग समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे गुरु आए गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही, आज आपने देखा होगा जो लंगर व्यवस्था मिलती है सिख धर्म में, बड़ी व्यवस्थित तरीके से बड़े दिल से खिलाते हैं। उसको अगर अच्छे ढंग शुरुआत करी थी गुरु नानक देव ने, लेकिन उसको अगर कोई पीक पे लेके गए, लंगर सिस्टम को अगर कोई पीक पे लेके गए, तो वो गुरु अंगद थे कि जो बेचारे भूखे घूम रहे हैं उनको खाना खिलाना, अपने तहे दिल से, बिल्कुल दिल से सेवा करना लोगों की। और ये कभी पीछे नहीं हटते। आपने कोरोना में देखा होगा, दुनिया अनाज के मारे मर रही थी, और हमारे देश के सारे सिख भाइयों ने ऐसे लंगर व्यवस्था कर दी थी सबके लिए। ये मारो, ले पुत्र की तरह अराई करा, ले और दाब लिया, यहाँ पे ले 2 गिलास लस्सी पी, लस्सी पी के चल जा, है ना भाई, बहुत बड़े इंसान होते हैं। गुरु अंगद के बाद तीसरे गुरु आए अमरदास, और चौथे आए रामदास। अब देखिए इनके बारे में समझिए। रामदास जब थे जब लगभग भारत पर अकबर का शासन था, और इनके बड़े अच्छे संबंध थे अकबर से। तो अकबर ने इनको 400 बीघा जमीन दी थी। 400 बीघा, देखिए जी, एक राजा के लिए 400 बीघा जमीन कुछ नहीं होती। आज हम मुझे मिल जाए 400 बीघा जमीन, तुम्हारी कसम मौज बांध दूंगा, मौज। इनको 400 बीघा जमीन रामदास जी को मिली अकबर द्वारा गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट। जा बर्थडे गिफ्ट में इन्हें क्या मिल गया? 400 बीघा जमीन मिल गई। अब इन्होंने क्या करा, उस 400 बीघा जमीन पे, जैसे ये मान के जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन पे एक तालाब बसा दिया। क्या बसा दिया? तालाब। पूरे पे क्या बसा दिया? एक पूरे पे नहीं, मतलब उसके कुछ भाग पे क्या बसा दिया? तालाब। और देखिए, तालाब को हम बोलते हैं सरोवर। सरोवर मतलब क्या होता है? तालाब एक ऐसा हिस्सा जहां पर पानी भरा हुआ है, और इस तालाब में जो पानी भरा गया
वो सिख धर्म के लोगों ने एज अ अमृत यूज किया। जैसे हम जनरली गंगा के पानी को गंगा जल मानते हैं, हर पवित्र स्नान करने के लिए, हर पूजा स्थल पर हम गंगा पानी का छिड़काव करते हैं। तो जो हमारे लिए गंगा जल का महत्व है, ऐसे ही इसमें भरे गए पानी को इन्होंने पूजनीय बना दिया। तो ऐसे पानी को हम क्या बोलेंगे? अमृत। तो इसका क्या नाम हो गया? अमृतसर। मतलब एक ऐसा सरोवर, एक ऐसा तालाब जिसमें जो पानी है वो अमृत बराबर है। आज तो अमृतसर एक जगह है अपने आप में, लेकिन सबसे पहले अमृतसर की नींव कैसे रखी गई आप ये समझिए। कैसे रखी गई थी कि भैया रामदास जी को अकबर द्वारा 400 बीघा जमीन मिली थी, उसके एक भाग पर रामदास जी ने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया, जिसको पानी को उन्होंने अपना पूजनीय माना और उस पानी को उन्होंने नाम दिया अमृतसर। अमृत क्यों बोला? क्योंकि वो अमृत था और सर बोलते हैं तालाब को। ठीक है। इसके बाद 5वें गुरु आए अमरदास के बाद ये अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या करा? इस तालाब के बीचम बीच एक भगवान जी का मंदिर बनवा दिया। क्या बनवा दिया? मंदिर। अब देखिए भगवान को बोलते हैं हरि, हर हरि हरि बोल, राधे राधे बोल। तो हरि का मतलब होता है भगवान, है ना। तो जब इन्होंने इस तालाब के बीच में मंदिर बनवाया तब इस मंदिर को बोला गया हरि मंदिर, या हर मंदिर भी बोल देते हैं। तो इस तालाब को किसने बसाया था? रामदास ने। और उस रामदास के बाद जो 5वें गुरु आए अर्जुन देव, उन्होंने इस तालाब के बीचम बीच एक मंदिर बनवाया, जिस मंदिर को क्या बोला गया? हरि मंदिर। अब देखिए अर्जुन देव के बाद आए गुरु गोविंद, अरे हरि गोविंद, नॉट गुरु गोविंद। कौन आए? हर गोविंद या हरि गोविंद बोलो। छठे गुरु कौन थे? हरि गोविंद। ठीक है। फिर 7वें गुरु आए हरि राय, गुरु हरि राय। 8वें गुरु आए हरि किशन। इनका कार्यकाल बड़ा छोटा रहा, हरि राय और हरि किशन का। 5वें गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। इनका पेच हुआ था औरंगजेब से। ठीक है। और अर्जुन देव को ये मरवा देता है जहांगीर, हम आगे पढ़ेंगे। और आखिरी जो गुरु है वो है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह। तो देखिए सिख धर्म के महत्वपूर्ण 10 गुरु हैं जो हमें पता होने चाहिए। जब हम इतिहास के स्टूडेंट हैं, हमें धर्मों के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। जब ये 10वें गुरु हो गए तो इसके बाद सिख धर्म में गुरु के आने का कल्चर हो गया खत्म। गुरु के आने का कल्चर क्या हो गया? खत्म। बस ये 10 ही गुरु आए सिख धर्म में। और इसके बाद ये जो गुरु ना आके ये कई सारे मिसल में बट गए। ग्रुप मतलब एक ग्रुप था जिसमें ग्रुप को क्या बोला गया? मिशन। ये बहुत सारे ग्रुप में बट गए और उन ग्रुप को बोला गया मिशन। और इस ग्रुप में अगर कोई सबसे ज्यादा फेमस कोई ग्रुप हो गया तो वो था सुकर चकिया मिशन। कौन सा मिशन? सुकर चकिया मिशन। और इस ग्रुप के जो सबसे प्रतापी राजा रहे वो थे राजा रणजीत सिंह, जिनका अंग्रेजों के समय भाई इतना दबदबा था, अंग्रेजों को डरा के रखते थे बहुत ही। हम रणजीत सिंह को आगे हम पढ़ने वाले हैं, जब हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, जब पंजाब की हम लड़ाइयां पढ़ेंगे तो हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आगे जाके रणजीत सिंह का काल आया जी, देखो तालाब बना के चले गए रामदास जी। ठीक है। उसके बाद अर्जुन देव जी ने क्या करवा दिया? हर मंदिर बनवा दिया। अब इस हरि मंदिर पर चारों साइड से सोना जड़वाया था रणजीत सिंह जी। किसने जड़वाया था? मैं 1 मिनट देखो, 1 मिनट रुकिए। हाँ चलो बन रही है। कई बार पता क्या होता है, वीडियो रुक जाती है और मैं यहां बताता रहता हूं 1.5 घंटे बाद देखता हूं, ले 20 मिनट बाद ही वीडियो बननी क्या हो गई थी, रुक गई थी। रोज होता है मेरे साथ इस कैम ऐसे। जिस दिन फोन एरोप्लेन मोड पे लगाना भूल जाता हूं उसी दिन ऐसे हो जाता है। हालांकि अब मैं एरोप्लेन मोड पे लगा के बनाता हूं। ठीक है। अब हुआ कि देखो हम दोबारा आते हैं। रामदास जी ने तालाब बनवाया, उसके बाद अर्जुन देव ने हर मंदिर बनवाया। और इस हर मंदिर पर अगर चारों साइड किसी ने सोना जड़वाया था, सोना, तो वो थे राजा रणजीत सिंह। और जब इस हरि मंदिर पे सोना चढ़वा दिया तब से इस मंदिर का नाम हो गया स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर हो गया जी? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल आज का आप बोलते हो ना। तो ये गोल्डन टेम्पल, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गोल्डन टेम्पल कैसे बना, क्या गोल्डन टेम्पल से कौन कौन से सिख गुरु जुड़े हुए हैं, चौथे और 5वें रामदास और अर्जुन देव। रामदास किसके दरबार में रहा करते थे? किससे अच्छे संबंध थे? अकबर। अर्जुन देव के भी अकबर से बहुत अच्छे संपर्क थे, लेकिन अर्जुन देव को आप देखेंगे अभी जहांगीर मरवा देगा। आगे जाके इधर देखेंगे गुरु तेग बहादुर को, और गुरु तेग बहादुर से पक्का पंगा होगा औरंगजेब का। औरंगजेब इनका सर कलम करवा देगा। इसलिए तो सिख और मुस्लिम बहुत लड़े आपस में। और गुरु तेग बहादुर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि अपने धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। नॉट धर्म बट अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवाई।
ठीक है, पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे जी। तुम्हें मैं पूरा कलेक्टर बना दूंगा, ठीक है, ये समझ आया। अब हमें पढ़ने हैं अकबर के नवरत्न। क्या पढ़ने हैं? अकबर के नवरत्न। अकबर के नौ रत्न, दो रत्न नहीं, एक राम एक लखन, नौ रत्न अकबर के। देखो जी, सबसे पहले तो आप जानते ही हो पक्के जुगाड़ साहब बीरबल, बहुत अच्छी आ रही थी अकबर से। दूसरे टोडरमल, तीसरे थे मान सिंह, चौथे थे अब्दुल रहीम, पांचवे थे अब्दुल फैज, अबुल फैज है ये, अबुल फैज। छठे थे अबुल फजल। ये दोनों भाई थे, फैज और फजल आपस में। टोडरमल, मानसिंह, बीरबल, तानसेन। आठवें हो गए आपके मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, ये कैसा नाम है जी? ये खाने के साथ दो प्याज खाया करता था, इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया गया। और नवे थे हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। देखिए जी, बीरबल का एक्चुअल नाम था महेशदास, हम सब जानते हैं क्या नाम था इनका, महेशदास। और बीरबल के ये बहुत बहादुर सेनापति थे, ये तो हम जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ बचपन में अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत तगड़ा विद्रोह हो गया था अकबर का, तो उसकी कमान संभालने गए थे सेनापति बन के बीरबल। हालांकि उस युद्ध में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत महान सेनापति भी थे अकबर के। टोडरमल वित्त मंत्री, क्या थे? वित्त मंत्री, जो पैसे का विभाग संभालते थे। और साथ में ये कई मुहिमों पे भी गए हैं, कई बार इन्होंने अकबर को युद्ध भी जिताया, तो कई बार इन्होंने एज अ सेनापति भी अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। उसके बाद मानसिंह, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि ये मानसिंह अकबर का सबसे भरोसेमंद, सबसे चहेता और सबसे मतलब सबसे ज्यादा काबिल सेनापति था। अकबर के समय में इसने जहां गया है आतंक मचाया है, बहुत काबिल सेनापति था। और जोधा का भतीजा यही था, हरका का। हरका भाई से जब शादी करी थी जोधा ने, तो साथ में ही आए थे भगवंत दास और मानसिंह। तो भगवंत दास हरका का भाई और मानसिंह हरका का भतीजा था, ठीक है। बहुत खास सेनापति। अब्दुल रहीम बेटे समान था, क्योंकि हम जानते हैं 1560 के तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खान मर गया था, उस बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम। बैरम खान की बीवी थी सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली, और सलीमा बेगम का बेटा था अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम भी धीरे धीरे अकबर का बेटे के ही प्ले में बड़ा हुआ। अब देखिए, ये बहुत पढ़े लिखे थे, अब्दुल रहीम बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्हें अनुवादक विभाग का, कौन से विभाग का? अनुवादक विभाग। अब देखिए, अनुवादक विभाग क्या होता है? जहां पर आप अच्छी अच्छी किताबों को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अकबर के समय मुगलों की प्रमुख भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। तो अकबर ने बहुत सारी ऐसी किताबें जो फारसी में नहीं थी, लेकिन उस समय बहुत चर्चित थी, उन सारी किताबों का अनुवाद उन जिस भाषा में भी लिखी थी उस भाषा से फारसी में कराया, ठीक है। सारी किताबों का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया? फारसी, क्योंकि अकबर फारसी भाषा ही जानता था। तो जब तुम सारी किताबों का फारसी में अनुवाद कराओगे तो कोई डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। उस समय ऐसा थोड़ी नहीं था, प्रिंटिंग मशीन की फोटोकॉपी मार दी। आज वो गूगल पे देख रखा होगा, एक लड़की रख रखी है, इंग्लिश में बात करती है, बड़ी प्यारी बोलती है। मैं उससे बोलता हूँ हेलो गूगल, बोलती है हेलो बोलिए, मतलब इंग्लिश में ही बोलती है, इंग्लिश में बोलती है, हिंदी में तो बोलती नहीं। हिंदी में ही बोल जाती है, क्षमा कीजिए मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रही हूँ। बतियाती है बड़े प्यार से, जैसे फोन पे बात करते हैं ना, वैसी बात करती है। तो उस समय वैसी फैसिलिटी तो थी नहीं। उस समय तो मोर के पंख सियाही भिगा भिगा के लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, ऐसे करते थे सब। तो सारी किताबों का फारसी अनुवाद कराने के लिए एक डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे अब्दुल रहीम, इसलिए अनुवादक विभाग का जो मुखिया बना दिया गया वो अब्दुल रहीम को बना दिया कि चलो भाई तू इसे संभाल, ठीक है। उसके बाद अबू फैज और अबुल फजल दोनों बहुत बड़े इतिहासकार थे। कौन थे ये? इतिहासकार।
जो बड़ी बड़ी इतिहास पे इन्होंने किताबें लिखी। और अबू जो फैज है इस फजल का बहुत अच्छा रिश्ता भी था, क्योंकि हमने देखा है जब उसने दीन इलाही नाम का धर्म, अकबर ने नया धर्म चलाने की कोशिश करी थी, तो उस धर्म का पुरोहित किसे बनाया गया था? अबू फजल। तानसेन हम जानते हैं इनके दरबार के संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। तनु पांडे इनका पूरा नाम था। इनका असली नाम क्या था? तनु पांडे। ठीक है। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, बहुत बड़ा इनके उसमें कॉमेडियन था। अब देखिए जी, राजा महाराजा हैं तो इन्हें भाई मौज मस्ती भी तो चाहिए। जैसे आज हमारा चलता है ना द कपिल शर्मा शो, लाफ्टर चैलेंज, हंसाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, तो भाई वो भी राजा महाराजा थे, उनके भी शौक बड़े तगड़े थे। तो अकबर के दरबार में जो लाफ्टर चैलेंज का जो हेड था वो कौन था? कॉमेडियन मुल्ला दो प्याजा, क्योंकि बहुत कॉमेडी करता था, पूरा शेख चिल्ली। और अकबर का बड़ा इतना लगाव था अकबर का कि अकबर ने उसको अपने नौरत्नों में रखा है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि, और जो हकीम हुकाम है वो इसका था बावर्ची। बावर्ची समझ गए, जो खाना बनाता है, शेफ। देखिए होता क्या था ना कि राजा की, बादशाह की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। अब हो सकता है कि जो बावर्ची राजा के लिए, बादशाह के लिए खाना बना रहा है, आप उसको थोड़ा सा लालच दे दो, वो बादशाह के खाने में जहर मिला देगा और बादशाह खाएगा, खत्म हो जाएगा। इनसिक्योरिटी थी ना, सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं कि लगा दिया यहां से एक जना कंप्यूटर पे देख रहा है, नहीं। तो उस समय क्या प्रचलन था कि जिसने भी खाना बनाया है, राजा के खाने से पहले वो खाना खाएगा, खुद उस खाने को पहले टेस्ट करेगा, उसमें से खाएगा, और 1 घंटे तक देखेंगे कि हाँ भाई जिंदा है, पैदा दोबारा मर तो नहीं गया, और जब देखेंगे कि हाँ उसको कुछ नहीं हो रहा, तब उस खाने को राजा सुल्तान खाया करते थे। अकबर किसी पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन जो अकबर का ये बावर्ची था हकीम हुकाम, जब भी अकबर को पता चलता था कि खाना हकीम हुकाम ने बनाया है, अकबर कभी किसी से चेक नहीं कराता था। इतना भरोसा करता था हकीम हुकाम पे कि यार तू ही तो जानता है कि मुझे आलू के पराठे कितने बढ़िया लगते हैं, इतने मस्त उसमें आलू के पराठे प्याज डाल के बनाता है, कितने बढ़िया बनाता है, तो तेरे पे इतना भरोसा है यार, तू क्यों हमसे दगाबाजी करेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा बावर्ची था जो अकबर का भरोसा जीत पाया, वो कौन था? हकीम हुकाम। ठीक है जी। अब देखिए एक इसमें और चीज है, अकबर के समय भारत हिंदी साहित्य के बहुत बड़े एक चेहरे तुलसीदास जी, इनके बारे में जितना कहा जाए, आज तक दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ा ग्रंथ किसने लिखा है? रामचरितमानस, तुलसीदास। अब देखो हम रामचरितमानस को रामायण से कंपेयर कर जाते हैं, भाई रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस किसने लिखी, तब आप बोलना तुलसीदास। ठीक है, वाल्मीकि पे जब रामायण पूछी जाए तब वाल्मीकि लिखना। बच्चे क्या बोल देते हैं कि रामायण किसने लिखी? रामचरित, तो वो रामचरितमानस से उसको कंपेयर कर लेते हैं और बोल देते हैं तुलसीदास। नहीं, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, इस चीज को याद रखना। और इन्होंने अकबर के नौरत्नों में से शामिल होने से क्लियरली मना कर दिया था कि चल तू बना अपने नौरत्न, मुझे तेरे नौरत्नों में ऐड नहीं होना। हालांकि अकबर ने भी इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी थी। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मुद्रा प्रणाली को समझेंगे, और फिर उसके बाद एक इसकी व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था, उसको समझने के बाद अकबर के सारे युद्ध पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। थैंक यू।